हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपने हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेज। आपको कुछ ऑप्शन दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा पोजिशनल एवरेज है। ऑप्शंस है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये बी और सी सही है, या फिर बी सी डी सही है, या फिर बी सी ए सही है, या फिर ए बी सी डी चारों सही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पोजिशनल एवरेज का जो कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये सारे कंसेप्ट पहले बताऊँ, फिर जाके मैं आपको उसका आंसर बताऊँ। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस से, और तीन तरीके की स्टैटिस्टिकल एवरेज होते हैं। फर्स्ट है एवरेज ऑफ पोजीशन, जिसको हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। चाहे आप एवरेज ऑफ पोजीशन कहें, चाहे इसे पोजिशनल एवरेज कहें, दोनों का मतलब सेम है। दूसरा होता है मैथमेटिकल एवरेज, और थर्ड है बिजनेस एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में चार चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड है हार्मोनिक मीन और फोर्थ है क्वाड्रेटिक मीन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी मीन हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, वो सारे के सारे मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। थर्ड है बिजनेस एवरेज, जिसमें तीन आते हैं। फर्स्ट है मूविंग एवरेज, सेकंड है प्रोग्रेसिव एवरेज और थर्ड है कॉम्पोजिट एवरेज। फर्स्ट की बात करते हैं जो कि है पोजिशनल एवरेज। इसमें दो आते हैं, फर्स्ट है मीडियन और सेकंड है मोड। तो इस टाइम आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट टाइम आपको मैथमेटिकल एवरेज या फिर बिजनेस एवरेज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो स्टैटिस्टिकल एवरेज हैं वो तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट है पोजिशनल एवरेज, या जिसको हम एवरेज ऑफ पोजिशन भी कहते हैं, जिसमें दो आते हैं। फर्स्ट है मीडियन, सेकेंड है मोड। उसके बाद सेकेंड टाइप आता है मैथमेटिकल एवरेज, जिसमें चार तरीके के आते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड है हार्मोनिक मीन, फोर्थ है क्वाड्रेटिक मीन। उसके बाद थर्ड टाइप आता है बिजनेस एवरेज, जिसमें तीन तरीके के एवरेज आते हैं। फर्स्ट है मूविंग एवरेज, सेकंड है प्रोग्रेसिव एवरेज और थर्ड है कॉम्पोजिट एवरेज। तो ये टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज को डिटेल में कभी आने वाले वीडियोस में कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेज। तो मैंने आपको अभी बताया कि मीडियन और मोड जो है वो आपके पोजिशनल एवरेज होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पोजिशनल एवरेज है, यानी बी और सी जो है वो पोजिशनल एवरेज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी फर्स्ट। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। ये सारे एग्जाम्पल हैं मैथमेटिकल एवरेज के। तो ये भी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। तो ये एग्जाम्पल है मैथमेटिकल एवरेज के। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट। देखिए, जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसे हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अगर हम रिस्पोंडेंट को हम जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या इसे हम ऑर्डिनल स्केल कहेंगे? क्या इसे हम नॉमिनल स्केल कहेंगे? क्या इसे हम इंटरवल स्केल कहेंगे? या इसे हम रेशियो स्केल कहेंगे? वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। चार तरीके के मेजरमेंट स्केल्स हैं। फर्स्ट है नॉमिनल स्केल, सेकंड है ऑर्डिनल स्केल,
थर्ड है इंटरवल स्केल और फोर्थ है रेशियो स्केल। एक एक करके सारे जो स्केल हैं इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है नॉमिनल स्केल, जो कि काफ़ी लोवेस्ट या इसको हम कहते हैं बेसिक लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल। सबसे बेसिक लेवल का ये जो स्केलिंग टेक्निक है। तो नॉमिनल स्केल में हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट के बीच में, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए हम नॉमिनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो अलग अलग स्पोर्ट्स में जो प्लेयर होते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी एक जर्सी नंबर होती है, जैसे 7 जर्सी नंबर क्या है, धोनी का है। तो ये जो 7 नंबर है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ ये एक मेयर कोड है, ठीक है। ये एक कोड की तरह है जो कि किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को असाइन किया गया है उसकी आइडेंटिटी के लिए, यानी डिस्टिंग्विश करने के लिए ही हम नॉमिनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 7 जो है वो डिफरेंशिएट करता है कि जो नंबर 7 है वो धोनी के लिए है और जो दूसरा नंबर है वो किसी और के लिए होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नॉमिनल स्केल जो है वो सिर्फ दो एलिमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए एक मेयर कोड होता है, यानी कोड असाइन कर दिया जाता है एज अ लेबल की तरह होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे बायोलॉजिकल सेक्स, यानी कि अगर हम जेंडर के बेसिस पे अगर किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो हम मेल या फीमेल के तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम दो लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल। इसी तरीके से जो मैरिटल स्टेटस होता है उसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो मैरिड है, सिंगल है या और भी चीज़ें। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन। जैसे आपने देखा होगा कि यूएस का जो नंबर होता है वहाँ पे 1 होता है, इंडिया का आपने देखा होगा तो +91 होगा, 91, और जो पाकिस्तान का है वो +92 है। तो यहाँ पे +91 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ इंडिया को डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये नंबर दिया गया है कि ये जो कोड है वो इंडिया का है और ये जो है वो पाकिस्तान का है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि नॉमिनल स्केल क्या है, दो एलिमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये सिर्फ एक कोड है जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी एलिमेंट को असाइन किया जाता है एज अ लेबल, ताकि दो एलिमेंट्स के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है इनका कोई न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन नहीं होता है, ये सिंपली लेबल की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये था नॉमिनल स्केल। अब बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की। तो ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करते हैं, हम रैंकिंग करते हैं। हम रैंकिंग करते हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ फूड्स के ऑप्शन दे दूं, ठीक है, जैसे सुशी हो गया, हैमबर्गर हो गया, चॉकलेट हो गया, पपाया हो गया। ये 4 चीज़ें मैंने आपको दे दी और मैं आपको ये बोलूं कि आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको रैंक करो। तो हो सकता है कि आप हैमबर्गर को फर्स्ट रैंक दो और जो चॉकलेट है उसको सेकंड दो, सुशी को जो है वो थर्ड दो और पपाया को फोर्थ दो। तो ये ऑर्डिनल स्केल में हम रैंकिंग करते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि दो एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है जिसे हम इंटरवल कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो कन्वर्जन है, उसके ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे मेजर करने के लिए हम इंटरवल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। तो इंटरवल स्केल का क्या मतलब है कि जब हम दो एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका इंपॉर्टेंस होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इस तरीके के स्केलिंग को हम इंटरवल स्केलिंग कहते हैं। लास्ट है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल होता है और इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रेशियो निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि आपकी सैलरी जो है वो 60,000 पर मंथ है और आप इस 60,000 को जो खर्च करते हो वो करते हो 6,000 पर मंथ जो है वो आप खर्च करते हो फूड पे।
ये 6000 आप फूड पे करते हो, तो इसका मतलब क्या है 1:10 जो है वो आपका रेशियो है फूड पे खर्च करने का। तो एक बार फिर से हम सारे जो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल है उसको देख लेते हैं। नॉमिनल स्केल में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड असाइन कर देते हैं। ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, यानी कि रैंकिंग करते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इंटरवल में हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस होता है दो एलिमेंट्स के बीच में वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, यानी वो इंपॉर्टेंट होता है। और रेशियो में हम क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा था कि जब हम रिस्पोंडेंट को अगर जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, चाहे वो हम मेल करें चाहे फीमेल करें, तो इसे कौन सा स्केल बोलेंगे। तो देखिए ऑर्डिनल स्केल होगा नहीं, क्योंकि ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग यहाँ हो नहीं रहा। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि जो दो एलिमेंट है उसके बीच का जो इंटरवल है, यानी जो डिस्टेंस है वो सिग्निफिकेंट होता है। डिस्टेंस यहाँ पे है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता करेक्ट आंसर। रेशियो में हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो भी यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम दो एलिमेंट के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, यानी डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए हम नॉमिनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम नॉमिनल स्केल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम रिस्पोंडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं, मेल और फीमेल में। तो यहाँ पे सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज इंक्लूड। आपके ऑप्शन है एसपीएसएस, स्टाटा, मिनीटैब या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक बार सारी चीज़ें क्या है वो देख लेते हैं। एसपीएसएस क्या है, जब आप रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें एक प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर जो है वो है एसपीएसएस, और एसपीएसएस का पूरा नाम है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया होगा। कुछ चीज़ें और जान लीजिए, जैसे जो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है वो 1968 में रिलीज़ किया गया था, और आज के टाइम पे जो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है वो ओन्ड किया जाता है आईबीएम के द्वारा। इसीलिए आज के टाइम पे हम इसको आईबीएम एसपीएसएस कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टाटा। तो स्टाटा एक मल्टीपर्पज स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जिसका हम इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, चाहे वो डेटा सेट को एक्सप्लोर करने का हो, समराइज करने का हो, या फिर एनालिसिस के लिए हम इसका इस्तेमाल रिसर्च में करते हैं। नेक्स्ट है मिनी टैब। तो मिनी टैब एक तो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ईजीएस्ट, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ईजीएस्ट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया था इन द ईयर 1990, 1990 में डेवलप किया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक अलग से स्लाइड लगा दिया है ताकि आपको सॉफ्टवेयर का जो लोगो है वो पता चल सके। जैसे देखिए यहाँ पे आईबीएम का एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है, मिनी टैब जो है इसका है, स्टाटा जो है इसका दिए रखा है, और ई व्यू है और एसएएस है। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर दे रखा है जैसे एसपीएसएस अभी मैंने आपको बताया, स्टाटा है, एसएएस है। देखिए एसएएस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम इसको बोला जाता है, और ये डेवलप किया गया था इन द ईयर 1976 में। ये इम्पॉर्टेंट है, और ये डेवलप किया गया था नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में। और मैट लैब देखिए, ये भी आपने देखा होगा, मैट लैब का ये लोगो है। मिनी टैब यहाँ पे देखिए, मिनी टैब का भी आपको लोगो दिख जाएगा। ई व्यू देखिए यहाँ पे ई व्यू दे रखा है, और मैथमेटिका जो है ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आपको इन सारे चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए फ्यूचर में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज। तो देखिए एसपीएसएस का जो पूरा नाम है वो है स्टैटिस्टिकल, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। तो यहाँ पे थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया है, चाहे वो एसपीएसएस हो, चाहे स्टाटा हो, मिनी टैब हो, एसएएस हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी जो है वो होनी चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन रैंडम टेक्निक है या मेथड है ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। आपके ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग। तब तक मैं आपको सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए सैम्पलिंग टेक्निक बेसिकली दो तरीके के हैं। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, या इसको हम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी यानी चांस। जब हम ईच और एवरी एलिमेंट जो होते हैं, चाहे आप एलिमेंट कह लीजिए चाहे आप आइटम कह लीजिए। सपोज करिए कि एक पेड़ है, ठीक है, एक आम का पेड़ है और उसमें करीब 500 पत्ते हैं और मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी 10 पत्ता जो है वो आप तोड़ के लेके आओ। तो जो पत्ते होंगे वो सैंपल होंगे, तो उन्हें हम एलिमेंट और या आइटम कहते हैं। तो जब जितने भी सैंपल हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उनको सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है या चांस है वो 100%, यानी सभी जो जितने भी पत्ते वहाँ पे हैं सभी लोग की जो सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है जब तक कि सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो उसे हम प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे, यानी कि रैंडमली हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, हम बायसनेस नहीं दिखा रहे हैं, यानी हम सेलेक्टेड तरीके से जो सैंपल है वो नहीं ले रहे हैं बल्कि हम रैंडम तरीके से ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में कुछ सैम्पलिंग टेक्निक हैं, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, जिसे हम नॉन रैंडम टेक्निक भी कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कहिए चाहे हम इसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहें, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए जब हर एलिमेंट या हर आइटम का जो सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है या चांस है वो 100% नहीं होता है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे बायसनेस होता है, तो इसे हम नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। कुछ टाइप्स देख लेते हैं, जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये कुछ टेक्निक हैं ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब यहाँ पे मैंने सारे जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इससे पहले मैंने सैम्पलिंग और उसके जो टेक्निक हैं उस पर पहले ही एक वीडियो बना ली है। तो अगर आप सैम्पलिंग टेक्निक पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप दोनों जो टेक्निक हैं उसको आप आसानी से देख सकते हैं। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक मेथड है नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का। तो देखिए स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक या क्लस्टर, ये सारे के सारे रैंडम मेथड हैं, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग जो है वो एक नॉन रैंडम मेथड है और मेथड किसका है, सैम्पलिंग टेक्निक का। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मैं चाहता हूं कि आप जो सैम्पलिंग टेक्निक वाला वीडियो है वो देख लें ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहां से हो जाए। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट का ध्यान रखिए, कई बार हम इसको मिस कर जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ऑप्शंस हैं डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, डिपेंड्स ऑन स्केल, डिपेंड्स ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल, is independent with respect to origin, is independent with respect to unit of scale। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ए डी ई सही होगा या फिर ए बी डी सही होगा या फिर
ए बी सी सही होगा या फिर डी ई ई होगा। तो एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन। देखिए कोरिलेशन मैंने आपको पहले ही डीप में बता दिया है। आज मैं आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो बेसिकली तीन जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसके तीनों मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है मैथमेटिकल लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो +1 या -1 में ही आएगी, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन का जो वैल्यू है वो प्लस या -1 में ही आएगा। देखिए जब आप कोरिलेशन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। तो जो वैल्यू आएगी वो +1 या -1 के बीच में ही आएगी, कभी भी ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है नो इफेक्ट ऑन चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। इसका क्या मतलब है? ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप प्लस करोगे या फिर माइनस करोगे तो वैल्यू पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो भी वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेग्रेशन कोएफिशिएंट। इसमें लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज r इज इक्वल टू √bxy इंटू byx। इसका क्या मतलब है कि जब हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो वो हम दो ज्योमेट्रिक मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन को हम दो ज्योमेट्रिक मीन से भी निकाल सकते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू √bxy इंटू byx। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ऑफ कोरिलेशन। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो देखिए डिपेंड्स ऑन ओरिजिन तो होता नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे। सेकंड दिया डिपेंड्स ऑन स्केल, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड दिया डिपेंड्स ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल, तो ये भी नहीं होता है। फोर्थ लिखा है इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये होता है। इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ स्केल, तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये भी होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ए बी सी जो तीनों हैं वो नहीं होता है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लीजिए कि जब भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ें उसका मतलब समझें। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंबर है 7317240017। इस नंबर पे आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा इस चीज़ को। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।